नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम इटली के एकीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, इटली के एकीकरण के तहत इसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में जाना, 1815 ईस्वी में जो इटली की स्थिति के बारे में हमने जाना, किस तरीके से जो उस समय जो छोटे छोटे राज्यों में इटली बटा हुआ था। उसी दौरान निरंतर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने जाना कि इटली के एकीकरण में जो मेजिनी नामक शख्स का जो व्यक्तित्व है उसका क्या योगदान रहता है। 1831 ईस्वी में उसके द्वारा जो यंग इटली की स्थापना कर दी जाती है, यानी कि युवा इटली संस्था की स्थापना की जाती है। उसके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को यानी कि इटली के एकीकरण को उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इटली के एकीकरण से संबंधित जो अन्य मत है। अगर बात की जाए, जो एक तो युवा इटली के सदस्य थे, देशभक्त थे, उनके द्वारा जो किस तरीके से इटली का एकीकरण यानी इटली के एकीकरण के स्वरूपों की चर्चा हम करेंगे। तो उसके अलावा दूसरे देशभक्त जो इटली का एकीकरण किस स्वरूप में चाहते थे, जिसके तहत एक तो उदार राजतंत्रवाद की जो शक्ल में स्वरूप में अगर बात की जाए, उदार राजतंत्रात्मक, इस तरीके से वह जो इटली का एकीकरण चाहते थे। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो बात की जाए तो एक संघ के रूप में जो पोप के जो अध्यक्षता में एक संघ का निर्माण करना चाहते हैं इटली के राज्यों का, उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे। एक तो उदार राजतंत्रवादी जो समर्थक थे वो किस तरीके से इटली का एकीकरण चाहते थे, और दूसरा अगर बात की जाए तो संघवादी, ये किस तरीके से इटली के एकीकरण को चाहते थे। उन स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे हम। अब बात की जाए उदार राजतंत्रवादी है। उदार राजतंत्रवादी के अंतर्गत जो युवा इटली से जुड़े हुए सदस्य थे, उनके अलावा कुछ सदस्य और थे, वो भी इटली का जो अगर एकीकरण चाह रहे थे, लेकिन वह उसका स्वरूप थोड़ा अलग चाहते थे कि उस स्वरूप में क्या होना चाहिए, इटली का एकीकरण होना चाहिए। उदार राजतंत्रवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि अभी तक जो बात की जाए इटली के लोगों को अगर बात की जाए लोकतंत्र की समझ नहीं है, तो शुरुआती दौर में जो इटली का एकीकरण कैसा होना चाहिए, राजतंत्रात्मक ही होना चाहिए। और इसी के आधार पर धीरे धीरे लोग जो धीरे धीरे जो अगर बात की जाए लोकतंत्र को समझने लग जाएंगे। उसके पश्चात लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। इनका मानना था कि पहले उदार राजतंत्र की ही जो स्थापना होनी चाहिए, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, ये इनका मानना था। अब इसके समर्थक कौन थे अगर बात की जाए, इसके समर्थकों के द्वारा ये कहा गया जो पिडमांड और सार्डिनिया का शासक है, पिडमांड और सार्डिनिया का शासक है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ये चाहते थे कि संपूर्ण इटली का क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। इनका मानना था कि चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में क्या होना चाहिए, इटली का एकीकरण होना चाहिए। इसको क्या देनी चाहिए, कमान देनी चाहिए। उसी के नेतृत्व में जो विदेशी सत्ता है उसको इटली से उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे और विदेशी सत्ता से इटली को मुक्त करवाना चाहते थे। तो इस विचारधारा के लोगों का ये मानना था कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, लेकिन वह पहले की बजाय निरंकुश नहीं होनी चाहिए, ये उदार प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जिसके तहत जनता को कई अधिकार मिले, जनता को अपने अधिकार दिए जाए। इस तरीके के जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की ये समर्थक थे। और जो चार्ल्स एल्बर्ट है जो पिडमांड सार्डिनिया का शासक है, उसके नेतृत्व में जो ये इटली को विदेशी सत्ता से क्या करवाना चाहते थे, मुक्त करवाना चाहते थे। तो एक तो विचारधारा ये होगी। और उसके अलावा जो दूसरी विचारधारा है, अब दूसरे जो समर्थक है, देशभक्त है, जो इटली का एकीकरण करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग है, वो अलग स्वरूप में इटली का एकीकरण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पोप की अध्यक्षता, यानी कि जो पवित्र रोमन साम्राज्य संपूर्ण यूरोपीय ईसाई अगर राज्यों की बात की जाए, उसका सबसे पवित्र और जो आदर्श माना जाता है, पोप को ही माना जाता है। तो ये चाहते थे कि जो पोप का राज्य है, यानी कि जो पोप उस वक्त अगर बात की जाए तो पायस जो नवम है, अगर बात की जाए उस वक्त वहाँ का जो पोप होता है, पायस नवम होता है, ये काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का होता है, सुधारवादी प्रवृत्ति का होता है। इसके द्वारा कई सुधार किए जाते हैं जिसका जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब कुछ लोग जो इसके समर्थक थे, इनका मानना था कि हमें जो इटली का एकीकरण करना चाहिए, किसके नेतृत्व में करना चाहिए, पोप की अध्यक्षता में करना चाहिए। और इटली के छोटे छोटे राज्य उनका क्या बना देना चाहिए, एक संघ बना देना चाहिए, यानी कि यूनियन बना देनी चाहिए। और किसकी अध्यक्षता में करना चाहिए, पोप की अध्यक्षता में, ये इनका मानना था। 1846 ईस्वी में जब पायस
नवम जो क्या बनता है, जो पोप बनता है रोम का, जो रोम साम्राज्य का पोप बनता है अगर बात की जाए, तो उसी दौरान अपनी उदार व दयालु प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जिसका लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब उसके जो समर्थक है, इसके द्वारा काफ़ी जो प्रशासनिक सुधार भी किए गए और उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है पोप पायस नवम की। तो अब इसके समर्थक ये चाहते हैं कि इसी के नेतृत्व में क्या करना चाहिए, हमें जो इटली का एकीकरण करना चाहिए और इसको अध्यक्ष बनाते हुए जो संपूर्ण छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं और उसके अलावा बात की जाए तो हमें देखने को मिलती है, जिसके आधार पर इटली का एकीकरण करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो ये दो स्वरूप और देखने को मिलते हैं इसके तहत। एक तो उदार राजतंत्रवादी स्वरूप की बात चर्चा की गई है, उसके अलावा दूसरा स्वरूप जो संघवादी स्वरूप है उसकी बात की जाती है। अब बात करते हैं ये जो इटली के एकीकरण की शुरुआत, अब 1848 जैसा कि इटली के एकीकरण की शुरुआत तो वियना सम्मेलन के पश्चात भी तुम देखोगे ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप बढ़ता जाता है, तो इटली के राज्यों के द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। समय समय पर उनके द्वारा जो विद्रोह किए जाते हैं, उन विद्रोहों को ऑस्ट्रिया के द्वारा अपनी सेना की सहायता से समय समय पर दबा दिया जाता है। अब परिस्थितियाँ कुछ अलग ही हो जाएगी, कुछ अलग ही बदल जाएगी। तुम देखोगे कि मेटरनिक भी भाग के चला जाएगा इंग्लैंड, मेटरनिक के खिलाफ क्रांति हो जाए। 1848 ईस्वी में आकर अगर 1820 और 30 ईस्वी में जो इसके द्वारा विद्रोह किए जाते हैं, किसके द्वारा किए गए थे, इटली के राज्यों के द्वारा, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो अब उसी कड़ी में जो निरंतर देशभक्तों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इटली के लोगों के द्वारा जो निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ है जो विद्रोह किए जा रहे हैं और उनका विरोध किया जा रहा है, विरोध बढ़ता चला जा रहा है। अब 1848 ईस्वी की परिस्थितियों का हम जिक्र करेंगे, एक बार और ज़बरदस्त जो प्रतिरोध उनके द्वारा किया जाएगा, हालांकि इसमें भी इनको सफलता नहीं मिल पाएगी। 1848 ईस्वी में यूरोप का घटना चक्र बदल जाता है। यूरोप के घटना चक्र की अगर बात की जाए तो फ्रांस में तुम देखते हो समय समय जो अंतराल के कुछ समय के अंतराल के पश्चात क्रांति का दौर चलता रहता है। हालांकि 1789 ईस्वी की जो पहली क्रांति होती है फ्रांस में, उसके पश्चात भी जो फ्रांस में निरंतर संवैधानिक जो लोकतंत्र की मांग को लेकर जो शासकों के विरुद्ध कई बार जो जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और क्रांति का स्वरूप बदलता जाता है। हालांकि उतनी विस्तृत रूप में नहीं रहती है, बड़ी नहीं रहती है जितनी 1789 की होती है, फिर भी जो क्रांति होती रहती है। 1848 ईस्वी में पुनः क्या होता है, फ्रांस में क्रांति शुरू हो जाती है। अब 1848 में ये जो फ्रांस में क्रांति शुरू होती है, इस क्रांति का जो अगर असर की बात की जाए तो संपूर्ण यूरोप पर पड़ता है। 1848 यूरोप के राज्यों में भी क्रांति की शुरुआत हो, इससे प्रेरित होकर, इससे प्रेरणा लेकर जो 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में जो क्रांति होती है, उससे प्रेरणा लेकर क्या कर दिया जाता है, जो यूरोप के अन्य राज्यों में भी क्रांति शुरू हो जाती है। अब यहाँ पीछे इटली क्यों पीछे रहेगा बताओ तुम। 1848 ईस्वी में फ्रांस में भी क्रांति हो रही है, तो फ्रांस की क्रांति ने तो संपूर्ण यूरोप को प्रेरणा दी है। संपूर्ण यूरोप के देशों के द्वारा अगर बात की जाए तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेके ही जो क्रांति की गई और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। ये 1848 ईस्वी में विद्रोह शुरू हो जाते हैं। अगर बात की जाए इटली में 1848 ईस्वी में विद्रोह होते हैं इटली के राज्यों में, हालांकि अंत में ऑस्ट्रिया के द्वारा इन्हें दबा दिया जाता है पुनः अगर बात की जाए, और ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है 1848 में। अब कैसी परिस्थितियां रहती है जिसका जिक्र करते हैं हम, अगर बात की जाए तो नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली राज्य में क्या होता है, 18 जनवरी 1848 ईस्वी में जो क्रांति कर दी जाती है वहाँ की जनता के द्वारा, जो निरंकुश राजतंत्र है, निरंकुश शासक है, उसके विरुद्ध जो क्रांति कर दी जाती है और एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग की जाती है कि एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार राजा क्या करेगा, शासन करेगा। और इसी दौरान जो जनता के इस बात को, इस मांग को स्वीकार भी करना पड़ा। नेपल्स का शासक है फर्डिनेंड द्वितीय, उसको ये संवैधानिक मांग थी जनता की, उस मांग को स्वीकार करना पड़ा और अपने राज्य में क्या करना पड़ा, संविधान लागू भी करना पड़ा। मजबूर होकर जो उदारवादी संविधान इसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नेपल्स सिसिली में क्रांति की शुरुआत हो जाती है जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर। अब उसके पश्चात बात की जाए तो पिडमांट है, टस्कनी है, पोप का राज्य है,
पिडमांट, टस्कनी और पोप के राज्यों में भी विद्रोह हो जाते हैं और वहाँ भी क्रांति का दौर शुरू हो जाता है। वहाँ की जनता के द्वारा भी अगर बात की जाए तो संवैधानिक राजतंत्र की मांग की जाती है। उनके द्वारा भी कहा जाता है कि एक संवैधानिक शासन की स्थापना होनी चाहिए जो बाकी राज्यों से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा, और अंत में जो इनको मजबूरन अगर बात की जाए पिडमांट, टस्कनी और पोप के राज्यों में क्या होने प्रति इनकी मांग को स्वीकार किया जाता है और एक संवैधानिक शासन की स्थापना कर दी जाती है। संपूर्ण इटली में अगर बात की जाए, संपूर्ण इटली में जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं जो 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर, और उसके पश्चात देखोगे सिर्फ लोम्बार्डी और वेनेशिया को छोड़कर, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेशिया हमेशा से ऑस्ट्रिया के अधीन रहते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए जो तुम देखोगे चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इन पर अधिकार कर लिया जाएगा, लेकिन पुनः जो ऑस्ट्रिया के द्वारा अधिकार कर लिया जाएगा। अब इनको छोड़कर, लोम्बार्डी और वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली में जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और इटली की जनता जो अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल रहती है। अब बात की जाए तो ऐसे जो क्रांति का दौर चलने लगता है, उसी दौरान जो 1848 ईस्वी में संयोग से क्या होता है, ऑस्ट्रिया में ही क्रांति हो जाए, ऑस्ट्रिया की वियना में क्रांति हो जाती है और मजबूरन जो मेटरनिक वहाँ का प्रधानमंत्री था ना, मेटरनिक जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध ही क्रांति हो जाती है और मेटरनिक को भागकर जो इंग्लैंड में क्या लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। अब जैसे ही इस बात का पता चलता है, कहाँ, इटली के राज्य में, तो इटली के राज्य में जैसे ही पता चलता है तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, आंदोलन कर दिया जाता है। वैसे भी ये ऑस्ट्रिया से जो परेशान थे, जैसे इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा की अगर बात की जाए तो इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा कौन थी, ऑस्ट्रिया ही तो प्रमुख बाधा था। तो अब इस बात का जैसे ही इटली के राज्यों को पता चलता है तो इटली के राज्यों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए जाते हैं और वहाँ के जो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो स्थापित निरंकुश राजतंत्र, वहाँ शासकों को इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। अब बात की जाए तो ये तो भाग गया खुद कौन, जो मेटरनिक तो भाग गया इंग्लैंड, बात की जाए वियना से, और जैसे ही इसको सूचना मिली तो वहाँ जो इटली की जनता के द्वारा भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। अब मिलान का वायसराय, मिलान यानी इटली का कोई शहर है, उसका वायसराय राज्य का, तो उसको भगा दिया गया जनता के द्वारा विद्रोह करके, क्रांति करके मिलान में, और उस वायसराय को वहाँ से भगा दिया जाता है और जनता के द्वारा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कई जगहों पर स्थापित कर दी जाती है। और उसके अलावा बात की जाए तो उसको भगा दिया, तुम्हारे किसको, गवर्नर को भगा दिया जाता है, और मिलान के गवर्नर को भगा दिया। और वेनिस राज्य में क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा जो गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। और इटली की जनता का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, पिडमांट और सार्डिनिया का शासक जो मैंने बताया था आपको कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट जो इटली की जनता के द्वारा भी ये मांग की जाती कि पिडमांट और सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा क्या किया जाए, इटली की जनता का नेतृत्व किया जाए। और इस नेतृत्व को बात की जाए चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट एक काफ़ी उदारवादी शासक था और उसके द्वारा काफ़ी सुधारवादी शासक भी था, और वह इटली के प्रति जो अपनी निष्ठा और देशभक्ति भी रखता था। तो इसी कारण वहाँ की जनता के द्वारा जो नेतृत्व किसे दिया जाता है, जो पिडमांट और सार्डिनिया का शासक होता है उसे दिया जाता है। अब इटली की जनता ने यही आग्रह इससे किया, पिडमांट और सार्डिनिया के शासक जो चार्ल्स एल्बर्ट से कहा कि उसके द्वारा क्या कर दिया जाए, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया जाए। और चार्ल्स एल्बर्ट ने जो इटली की जन भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं का आदर करते हुए उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा 23 मार्च 1848 ईस्वी को चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है किसके द्वारा, जो यहाँ पे अगर बात की जाए तो चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और उसके द्वारा कहा जाता है कि सभी का केवल एक ही कर्तव्य ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे। ये बात इसके द्वारा युद्ध की घोषणा करते हुए ये कहा जाता है इटली के राज्य, इटली के प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दे, युद्ध की घोषणा कर दे। और इसी दौरान जो ऑस्ट्रिया की सेना और इटली के मध्य क्या होता है, इटली की सेनाओं के मध्य युद्ध। अब इटली की सेना तो खुद की सेना नहीं, छोटे छोटे राज्यों की मिलाकर ये सेनाएं होती है। अगर
बात की जाए वो शुरुआती दौर में सभी राज्यों के द्वारा चार्ल्स एल्बर्ट का क्या दिया जाता है, साथ दिया जाता है। चाहे पोप का राज्य तुम ले लो, चाहे उसके अलावा जो दूसरे कई राज्य हैं उनके द्वारा भी इसका साथ दिया जाता है। इटली के सभी राज्यों ने चार्ल्स एल्बर्ट का साथ दिया। पिडमांट, सार्डिनिया के अलावा जो और भी अन्य जो राज्य हैं उनके द्वारा जो बात की जाए तो साथ दिया जाता है चार्ल्स एल्बर्ट का, और इसके द्वारा क्या कर दी जाती है, इटली के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। अब केटल भी नाम का एक विद्वान होता है जो उसके द्वारा ये बात कही गई है। इस युद्ध के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है। इटली के संघर्ष ने विद्रोह तथा आंदोलन से आगे बढ़कर राष्ट्रीय युद्ध का रूप धारण कर लिया। ये कहा जाता है इटली का जो संघर्ष और विद्रोह चलता था उसमें अब परिवर्तन आ गया, और उस विद्रोह और संघर्ष ने जो अपना रूप परिवर्तित करके अब राष्ट्रीय युद्ध का रूप उसके द्वारा धारण कर लिया जाता है। और इतने दिन तो तुम देखो कि विद्रोह के द्वारा ही, जो आंदोलनों के द्वारा जो ऑस्ट्रिया का विरोध किया जा रहा था, अब सीधी चुनौती युद्ध के द्वारा ऑस्ट्रिया को दे दी जाती है इटली की जनता के द्वारा और इटली के शासकों के द्वारा। हालांकि इसमें वो सफल नहीं होते, फिर भी चार्ल्स एल्बर्ट ने सभी का केवल एक ही कर्तव्य बताया कि जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे। इटली की एकता कुछ समय के लिए बनी रही, ये जो सभी राज्यों के द्वारा मिलकर हालांकि युद्ध लड़ा गया, लेकिन उसके ऑस्ट्रिया की शक्ति के सामने ये टिक नहीं पाते हैं, और कुछ समय के लिए क्या रहती है, जो इटली की एकता रहती है, और उसके पश्चात इटली के राज्यों में एकता में फूट पड़ जाती है, और इसी फूट का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रिया के द्वारा जो पुनः इटली के राज्यों पर अधिकार कर दिया जाता है। सबसे पहले तो पीछे हट जाता है पोप का राज्य है, जो पोप खुद पायस जो नवम है, यही सबसे पहले पीछे हट जाता है। हालांकि इसके द्वारा साथ दिया जाता है चार्ल्स एल्बर्ट का, लेकिन ये जल्दी ही पीछे हट जाता है। इसके पीछे हटते ही अगर बात की जाए तो फर्डिनेंड सेकंड है जो नेपल्स का शासक है। फर्डिनेंड सेकंड कौन है, जो नेपल्स का शासक है, ये भी पीछे हट जाता है। अब बेचारा पिडमांट और सार्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अकेला बच जाता है, वह ज़्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर पाता है, और अंततः उसको भी मजबूर होकर ऑस्ट्रिया के साथ क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, और उसके द्वारा जो जुलाई 1848 ईस्वी में क्या कर लिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य जो संघर्ष समाप्त हो जाता है और संघर्ष में विराम आ जाता है। और उसके अलावा जो लोम्बार्डी और वेनेशिया प्रदेश है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस पे एक बार इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया था चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा। उस पर पुनः अधिकार किसके द्वारा कर लिया जाता है, ऑस्ट्रिया के द्वारा इन राज्यों पर अधिकार कर लिया गया, और ऑस्ट्रिया के द्वारा यहाँ निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। और पुनः एक बार से जो इटली में ऑस्ट्रिया की प्रधानता स्थापित हो जाती है, यानी कि इटली में जो पुनः ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हो जाता है, वही पुनः इटली जो बात की जाए ऑस्ट्रिया की प्रधानता स्थापित हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जाए इटली के एकीकरण की, जो हम एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसी कड़ी में हमें बात की जाए तो इटली के एकीकरण के दो स्वरूपों के बारे में जिक्र किया, जिसमें उदार राजतंत्रवादी है और उसके अलावा एक संघवादी स्वरूप। जो उदार राजतंत्रवादी स्वरूप के लोग थे तो वो तो जो चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में जो क्या करना चाहते, इटली का एकीकरण करना चाहते थे, और उसके अलावा अगर बात की जाए जो संघवादी जो पोप के नेतृत्व में यानी अध्यक्षता में इटली का एकीकरण करना चाहते। ये दो अन्य विचारधाराएं थी जो युवा इटली के अलावा, और उसके अलावा जो 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति से जो फ्रांस में पुनः क्रांति का दौर शुरू होता है, उससे जो इटली के राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अन्य यूरोप के राज्यों में, यूरोप के कई राज्यों में जो उस क्रांति को देखकर प्रेरणा लेकर जो क्रांति उनके द्वारा भी शुरू कर दी जाती है, जिसके तहत एक प्रयास इनके द्वारा किया जाता है इटली के शासकों के द्वारा, और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है। किस तरीके से मैटरनिक भागकर इंग्लैंड चला जाता है, लेकिन इस समय भी इटली के एकीकरण में इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंततः ऑस्ट्रिया के द्वारा पुनः इटली के राज्यों पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, और आगे की क्लास में जो इसके पश्चात होने वाले घटनाक्रम के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।